आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का साइंस पेपर 2 का, जो क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए होता है, जो 2022 में हुआ था 7 जनवरी वाला पेपर। तो इसमें विज्ञान यानी साइंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 1, कौन सा खरीफ फसल का युग्म है? हमें बताना है इनमें से कौन सा जो खरीफ फसल होती है उसका सही युग्म है। ठीक है, खरीफ फसल का बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए है गेहूँ सरसों, या सरसों धान, या धान मक्का, या फिर मक्का मटर। तो जो धान और मक्का है वो हमारी खरीफ फसल के हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। नीचे दी गई तालिका 3 मानवीय रोगों का मिलान करके रोग आपको इधर दे रखे हैं, मानव रोग दे रखे हैं, और वो किसकी वजह से होते हैं? सूक्ष्म जीव दे रखे हैं, और उनका संचालन का तरीका। तो देखो, टाइफाइड है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? जीवाणुओं की वजह से। और इसका तरीका क्या है? संचारण किसकी वजह से होता है? ये होता है जल की वजह से, वाटर। ठीक है, इसका संचालन होता है वाटर की वजह से। ठीक है, ठीक है, वाटर की वजह से। अब दूसरा रोग है हमारे पास खसरा। खसरा किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। ठीक है, और किसकी वजह किससे होता है? वायु से। ठीक है, वायरस वायु से। डेंगू, डेंगू किसकी वजह से होता है? वायरस होता है डेंगू, और किसकी वजह से होता है? मच्छर के काटने की वजह से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि टाइफाइड जीवाणुओं की वजह से होता है, और जल से होता है। खसरा वायरस की वजह से होता है और वायु से होता है, और डेंगू जो है वो मच्छर काटने की वजह से होता है और वायरस से होता है। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 63 पर निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो हमें अभिकथन दे रखा है और उनके 2 कारक दे रखे हैं, बताने। थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, ये बात तो ठीक है। अब बताना है कारण। पारा ऊष्मा का सुचालक है, गर्म किए जाने पर पारे का एक रूप प्रसार होता है। मतलब इसमें से कौन सा कारक ठीक है? पारा ऊष्मा का सुचालक है, ये ठीक है, या फिर गर्म किए जाने पर पारे का एक रूप प्रसार होता है? तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो R2 है, मतलब R2 है, वो इसके लिए ठीक है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि गर्म किए जाने पर पारे का एक रूप प्रसार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। आते क्वेश्चन नंबर 64 पर कथनों को पढ़ना है। सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं। देखो, कवक सभी एक कोशिकीय नहीं होते, लेकिन सभी प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये 65 ये सॉल्व करने वाला है, बस मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। 9:1 आएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 66 पर। पानी के एक नमूने का कथांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या करता है? कि नमूने में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, या लिया गया नमूना समुद्र जल का होता है, या फिर जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। ये 96 क्यों हो रहा है? क्योंकि जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी करेक्ट हो जाएगा कि केवल सी। आते 67 पे, एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल, जो पन्नी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम की फॉयल जो हम बच्चों के लिए खाना पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो जो है किस लिए किया जाता है? एल्युमिनियम को ही। ठीक है, क्या उसमें गुणधर्म है? यह ऊष्मा का सुचालक होता है, या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, या फिर यह एक आघातवर्ध होता है, या फिर यह एक लाभकारी मिश्र धातु बनाता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि यह बहुत आघातवर्ध होता है, इसलिए हम उसको फॉइल की तरीके से यूज़ कर लेते हैं। कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का सही वर्णन कौन करेगा? अमोनियम को नाइट्रेट और नाइट्रेटों में परिवर्तन करना, नहीं, मृदा में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर कर लेते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण में ऑक्साइडों में परिवर्तन करना। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 69 पे, ये भी सॉल्व करने वाला है, इसका आंसर 52.5 है। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर, दूधिया मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। ठीक है, दूधिया जो मैग्नीशियम है लेना, वो अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस अभिक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द्विविस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया का। आधे क्वेश्चन नंबर 71 पे नीचे दिए गए कथन पढ़िए। तो पढ़ते हैं। ए, आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, या फिर इसके कारण है कि क्योंकि आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपसरित प्रतीत होती है, या फिर आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। तो आपको बताना है, यह हमें दे रखा है अभिकथन ए, इसमें R1 और R2 में से कौन सा सही है? तो देखो, इसके ए के लिए R1 और R2 दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि R1 ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, R1 और R2 दोनों सही हैं, लेकिन R1 जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मतलब ये और ये दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो R1 है वो ए की बिल्कुल करेक्ट व्याख्या कर रहा है कि आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपरिशोधित होती हैं। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी सरल लोलक है, उसके आवर्तकाल पर अगर उसकी लंबाई चौगुनी कर देते, 4 गुना कर देते तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दुगुना हो जाएगा। अगर उसको चौगुना करेंगे तो दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 73 पर। निषेचन के पश्चात युग्मज नर प्राणी में विकसित होता है। मतलब निषेचन के बाद जो युग्मज है वो नर प्राणी में विकसित होता है शुक्राणु में एक वाई गणसूत्र हो तो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 74 पर आते हैं। हमारी मांसपेशियों में अनोक्षीय शोषण, ठीक है, अनोक्षीय शोषण के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है। अनोक्सी के, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है। 75 जंग लगने से लोहे की एक कील के भार में क्या असर होगा। मतलब जंग लग जाएगी तो जो लोहे का भार है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। 76 पर आते हैं। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन का के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जिसका विलयन लाल लिटमस से नीला कर देता है। तो एक्स क्या है जो लाल से नीला कर देगा, वो होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते 77 पर। जीवों का युग्म पहचानिए जो दुखंडन द्वारा प्रजनन होते हैं, जो दुखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है। सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं या फिर सभी रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणीय होते हैं। तो देखो ना ए सही है ना ए बी सही है, क्योंकि सभी नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है। आते 79 पर। किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। मतलब एक जो कैमरा होता है पिन छिद्र वाला, उससे प्रतिबिंब तो जो बनता है वो वास्तविक बनता है। तो कैसे। प्रकाश का एक सरल रेखा में गति करता है, क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 80 पर। यदि किसी तार की लंबाई उसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्र दुगना कर दिया जाए तो उसकी विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दुगनी कर दी जाएगी तो क्या पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। सुषि उपासना छात्रों को यह समझना चाहती है कि हवा हमारे चारों ओर है। मतलब एक सुषि उपासना है, वो छात्रों को ये बताना चाहती है कि जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है। तो बताओ कौन सी गतिविधि वो इसको समझाने के लिए सबसे अच्छी रहेगी। एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकाल देना, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते 82 पर। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी की अनुसार कक्षा 7 पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों को लगभग निपुणता हासिल की ली हो, निम्नलिखित में से क्या संभावित रूप से वर्णन नहीं किया कर पाएगा। मतलब 8th क्लास में आया है तो 7th क्लास में उसने क्या क्या पढ़ लिया होगा, तो किस चीज़ का वर्णन वो नहीं कर पाएगा वो बताना है। बिजली से चलने वाली घंटी का वर्णन, कपास की रुई का विद्युत धारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका, ये वो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो आगे अब पढ़ेगा 8th क्लास में। 7th क्लास में उसने इस चीज़ को इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है। अब सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्र का परिचय देना चाहती है, जो वाटर साइकिल है उसके बारे में बताना चाहती है। तो वो छात्र पहले घर एक क्रिया करे और फिर अवधारणा और क्रिया के बीच संबंध को समझे। वो बताती है कि इस तरीके से पहले बच्चे घर क्रिया करें और फिर उसकी अवधारणा जो उसकी बात है उसको समझे। तो क्या विक्रिया करेंगे वो। उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ का ढेला रख कर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 84 पर। कौन एक खुले सिरे वाला प्रश्न सबसे अच्छा वर्णन करता है। खुले सिरे वाला मतलब जिसके बहुत सारे आंसर्स अलग अलग आंसर निकल के आए। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। ठीक है, ऐसे जीव का नाम बताना है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। ठीक है, ये खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन है। चलिए, वैसे देखो 84 वाला जो है इसमें देखो जो खुले सिरे वाला प्रश्न है वो फर्स्ट वाला भी हो सकता है कि क्या आपको लगता है कि नीम के पेड़ की जड़ खाने योग्य रहती है। तो कुछ बच्चे बताएंगे होती है, क्यों नहीं होती है। लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वो आंसर नंबर सी ही माना है, ऑप्शन सी ही माना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं 85 पर कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की अवधारणा जो कोशिकाओं की अवधारणा को पढ़ाते समय श्री अश्विन चाहते हैं कि उनके छात्र निगमात्मक तर्क विकसित करें। तो कौन सी गतिविधि सबसे पहले करेंगे। निगनात्मक क्या होती है कि पहले नियम सिखाओ, फिर उसके बाद वो बच्चों को जो है उसके एग्जाम्पल सिखाओ। नियम से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन बता दी, फिर एग्जाम्पल बताए कि ये राम है तो ये नाउन है, ये दिल्ली है तो ये नाउन है। ठीक है, ये होती है निगनात्मक तर्क। छात्रों को पशुओं और पौधों की कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में समझाना और फिर उन्हें किसी दी गई कोशिका को पशु या पौधे की कोशिका के रूप में पहचानने के लिए कहना। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आधे 86 पे गुणन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। जो गुणन गति के लिए सबसे उपयुक्त बताना है, पंखे के पंखे के जो ब्लेड होते हैं ना, वो जो गुणन गति होती है सबसे अच्छा वही उनका एग्जाम्पल है। ठीक है। 87 है, कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी तरह कौन सा सिखाया जा सकता है? बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर्स के बल का प्रभाव करके। ऑप्शन है करेक्ट। आधे क्वेश्चन नंबर 88 पर हुक वह गतिविधि है जो विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करते हैं और रुचि पैदा करते हैं। हृदय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सौम्या के लिए उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को मत देने के लिए कहें कि दिए गए 4 अंगों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और कुछ छात्रों से यह समझने के लिए कहें कि ऐसा क्यों है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 में है कि श्री रैनल ने अपने छात्रों में एरोबिक और एनारोबिक श्वसन विषय पर शोध करने को और एक संक्षिप्त लेख लिखने को कहा। यदि अपने पाठ में कहीं इस बात पर वह इन जमा किए गए असाइनमेंट से सीखते हुए मूल्यांकन के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए पूछने के लिए सबसे प्रासंगिक प्रश्न क्या होगा। मतलब इसी उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया उससे वो मूल्यांकन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्रश्न क्या होगा मूल्यांकन के लिए। आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के किन पहलुओं को आप अपने लेख में सम्मिलित कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 19। मैं इनके डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। छात्रों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक की अवधारणा समझ का आकलन करने के लिए है। जो दहन को प्रभावित करने वाले कारक उसके बारे में बताना है। कौन सा वास्तविक कारक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार कर लें। ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये थे साइंस के यानी विज्ञान के जो हमारे 2022 में जो 7 जनवरी को पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। थैंक यू।